अगर आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आजीवन कांग्रेसी रहे, आजीवन कांग्रेसी रहे। कल राहुल गांधी जी आ रहे हैं लखनऊ में, सामाजिक परिवर्तन दिवस के रूप में हम मनाएंगे। मायावती जी आज असुरक्षित क्यों महसूस कर रही हैं? पिछले 5, 7, 8 सालों का अगर पूरा देख लीजिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर के बाहर वो नहीं गई। रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की हत्या की गई, फतेहपुर के हरिओम वाल्मीकि की हत्या की गई। उनके घर कौन गया? राहुल गांधी जी गए। हमारा एक वैचारिक गठबंधन है कि भारत में जिस तरीके के संविधान को बदलने की नियत के साथ भाजपा है, तो हम एकजुट होकर इस तानाशाही फोर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने तो इस देश में मनभेद स्थापित कर दिया है ना कि आप विपक्ष के हैं तो आपके घर ईडी भी जाएगी, सीबीआई भी जाएगी, आपका घर भी गिरा देंगे और आपको बोलने नहीं देंगे। नमस्ते, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मेरा नाम है नरेश कोश्यारी। उत्तर प्रदेश में काशीराम ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कांग्रेस के विरोध से शुरू की थी। एक वक्त ऐसा था कि वो कांग्रेस का काफी विरोध करते थे। उसके बाद जब बीएसपी का जन्म हुआ, बीएसपी सत्ता में आई उत्तर प्रदेश में, तो उसके बाद कांग्रेस यूपी की सत्ता में कभी वापसी नहीं कर पाई। लेकिन अब पिछले 2-3 सालों से ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस अब काशीराम की जयंती मना रही है, उनका सम्मान कर रही है। अब इसके पीछे कांग्रेस की क्या रणनीति है? अब सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि कई पार्टियां इस बार मैदान में हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है, उसके अलावा कई दूसरी पार्टियां भी हैं जो काशीराम की जयंती पर भव्य कार्यक्रम करने जा रही है। लेकिन कांग्रेस 15 मार्च से पहले यानी 13 मार्च को यानी कल एक बड़ा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में करने जा रही है, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय सबसे बड़े नेता जो हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता शामिल होंगे। राहुल गांधी तक उसमें शामिल होंगे। अब कांग्रेस की पूरी रणनीति क्या है? कांग्रेस उत्तर प्रदेश यानी जो विधानसभा चुनाव आने वाला है 2027 का, उससे पहले क्या बड़ा प्लान कर रही है? किस तरीके से वो दलितों के वोट को अपनी ओर करने की कोशिश कर रही है? इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज कांग्रेस के प्रवक्ता हैं मनीष हिंदवी जी। मनीष हिंदवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मनीष जी, बहुत तैयारियों के साथ इस बार आप मान्यवर काशीराम की जयंती मनाने जा रहे हैं, तो किस तरीके की तैयारियां हैं और उसके पीछे चुनाव से लोग लगातार इसको जोड़ रहे हैं? क्या ये चुनाव से पहले एक बड़ी पहल आप लोगों की है? नहीं, मैं यहाँ पर थोड़ी सी असहमति व्यक्त करूंगा कि चुनाव के पहले नहीं है। 2023 में जो 9 सितंबर को मान्यवर काशीराम जी का महापरिनिर्वाण दिवस होता है, हमने 2023 में एक दलित गौरव संवाद शुरू किया था और लगभग 6 महीना किया, उसमें उनकी समस्याओं को देखा, उस पर बात की। तो ये कोई पहली बार नहीं कि हम करने जा रहे हैं मान्यवर काशीराम जी पर। मैं यहाँ सिर्फ एक बात कहूंगा कि कुछ लोग होते हैं जो अपने जीवन काल में इतना काम करते हैं कि एक समय के बाद वो अमर हो जाते हैं और हम उनका महापुरुष में नाम लेते हैं। अगर आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आजीवन कांग्रेसी रहे, आजीवन कांग्रेसी रहे। लेकिन आज पूरे देश में बच्चा बच्चा, हर जाति संप्रदाय के लोग, हर पॉलिटिकल पार्टी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी मनाती है, पुण्यतिथि भी, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करती है। आप उनको बांध नहीं सकते कि वो एक राजनीतिक दल के हैं। इसी तरीके से पिछले 50 सालों में या आजाद भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद, बाबा साहब के बाद अगर सामाजिक न्याय की किसी ने सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी है तो मान्यवर काशीराम ने लड़ी है। तो सबका अधिकार है कि हम उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करें, हम उनके कही हुई बातों को याद करें। राजनीतिक बातों को अलग कर दीजिए, लेकिन जो सामाजिक न्याय की बात वो कर रहे थे, जिस समानता की बात वो कर रहे थे, जो दलित आदिवासी पिछड़ा तबका है जिसको मेन स्ट्रीम में लाने की बात कर रहे थे, वो रास्ता तो सबका है ना, वो तो संविधान का रास्ता है। और आप फिर सवाल करेंगे तो मैं जवाब दूंगा कि संविधान लाया कौन इस देश में, और संविधान में समानता का अधिकार कौन लाया, संविधान में आरक्षण कौन लाया। यानी हम पहले दिन, जिस दिन देश आजाद हुआ और हमने इस चर्चा को शुरू किया कि साहब ये एक नया देश बनेगा। भाई 2 देश आजाद हुए थे एक साथ ना, पाकिस्तान भी हुआ था और भारत भी हुआ था। आप देख लीजिए कि वो किस रास्ते पर निकल गए और हम किस रास्ते पर निकले। उनका लेकिन इस बार की आपने तैयारियां की, हम लोग ने देखा कि पिछले 2-3 साल से आप लोग लगातार इस दिवस को मना रहे हैं, लेकिन कभी सोशल मीडिया के जरिए, कभी छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, लेकिन इस बार बहुत बड़ा प्रोग्राम आप लोग करने जा रहे हैं और उसमें राहुल गांधी भी आ सकते हैं, इस प्रकार की खबरें हैं। तैयारियां क्या हैं और 27 के चुनाव से जो लोग जोड़ रहे हैं उसे लेकर आप क्या कहेंगे? मैंने कहा कि मैंने अपनी बात की शुरुआत यहीं से की कि मैं बहुत आदर के साथ असहमति व्यक्त करता हूं, क्योंकि जो 2023 का कार्यक्रम था हमारा, वो भी बड़ा कार्यक्रम था। हमने उसमें जो दलित गौरव संवाद किया था, 1 लाख लोगों तक पहुंचे थे हम, 1 लाख लोगों तक। हमने उसमें उनकी समस्याएं देखी थी कि हर इलाके की अलग अलग समस्याएं की हैं, उनको संकलित किया और उस लिहाज से अपनी 24 की भी हमने, 24 का जो हमने हमारा मैनिफेस्टो था उसमें तमाम बातें उस मैनिफेस्टो में लिया और
फिर जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, ये जो अभी शुरुआत करने जा रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन दिवस के रूप में हम मनाने जा रहे हैं। कल राहुल गांधी जी आ रहे हैं लखनऊ में, सामाजिक परिवर्तन दिवस के रूप में हम मनाएंगे। हम जो ये मुद्दे हैं सामाजिक न्याय के, जो काशीराम जी का सपना था समानता को लेकर, हम इन सारी बातों को अपने मैनिफेस्टो में फिर शामिल करेंगे 27 वाले में। तो हमारी नीयत बड़ी साफ है कि जो इस यात्रा में, विकास की यात्रा में, पिछले 75-70 सालों की विकास की यात्रा में आप देखिए बहुत सारे लोग छूट गए हैं, चाहे वो दलित हों, पिछड़े हों, आदिवासी हों। जब राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो बात यही तो उठी थी कि भाई आखिर क्यों। तब भी हमने कहा कि साहब अगर आप पूरा आंकड़ा निकाल कर देख लें तो आप पाएंगे इस विकास की यात्रा में बहुत सारे लोग छूट गए पीछे, बहुत सारे जातीय समूह हैं। उनके बारे में बात कौन करेगा? उनके बारे में कौन बात करेगा? उनके बारे में हम बात करेंगे। और आप बात कब कर पाएंगे? जब आप जान पाएंगे कि उनकी संख्या कितनी, उनकी समस्याएं कितनी हैं। तो कल सामाजिक परिवर्तन दिवस का कुल मिलाकर उद्देश्य यही है कि हम सबको एकजुट कर उनकी समस्याओं को देखेंगे। और जो सामाजिक परिवर्तन का मतलब क्या है? एक ऐसा समाज बनाना जहां पर ऊंच नीच ना हो, बड़ा छोटा ना हो, एक ऐसा समाज जिसको हम आदर्श समाज कह सकते हैं। आज के भारत में क्या हो गया? आजाद मतलब ब्रिटिश काल का जो भारत था उससे ज्यादा असमानता आज है। 1% लोगों के पास 40% वेल्थ है। 1% लेकिन बीएसपी के लोग तो आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अपने चुनावी फायदे के लिए वो दलितों और जो उनके महापुरुष है उनका फायदा उठा रहे हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। आपको ये बात थोड़ी बचकानी नहीं लगती है? सवाल इस बात का है कि आप फायदा कैसे उठा लेंगे अगर आप उस पूरी जो मतलब जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अगर उनके लिए काम नहीं करेंगे तो फायदा क्या नाम से उठा लेंगे आप? मायावती जी आज असुरक्षित क्यों महसूस कर रही हैं? पिछले 5-7-8 सालों का अगर पूरा देख लीजिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर के बाहर वो नहीं गई है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, एक जमीन पर धरना वो बता दें, एक किसी भी दलित के मुद्दे पर। मैं यहां पर आपसे कह रहा हूं कि एनसीआरबी का आंकड़ा उत्तर प्रदेश का जो पिछली 2 बार का आ रहा है, एनसीआरबी की रिपोर्ट 2024, एनसीआरबी की रिपोर्ट 2025, आप देखेंगे पूरे भारत में दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में हुए। उत्तर प्रदेश मायावती जी की कर्मभूमि रही है। मैं मायावती जी को चैलेंज के साथ कहता हूं कि वो एक धरना, एक प्रदर्शन कुछ बता दें जो उन्होंने अपराध बढ़ने पर या किसी के साथ अपराध होने पर किया हो। नहीं बता पाएंगी। क्या पूरी राजनीति ट्विटर से चलेगी? नहीं। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस लगातार मुद्दों पर सड़क पर जा रही है। मैं एक ताजा तरीन उदाहरण आपको दूं। रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की हत्या की गई, फतेहपुर के हरिओम वाल्मीकि की हत्या की गई। उनके घर कौन गया? राहुल गांधी जी गए। उनके घर कौन गया? अजय राय जी गए। उनके घर कौन गया? कांग्रेस के कार्यकर्ता गए। और हम सिर्फ गए नहीं, आज हरिओम वाल्मीकि जी का मुकदमा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का विधि विभाग बिना पैसे के लड़ रहा है। एक कागज का 1 रुपया नहीं लिया गया, हम लड़ रहे हैं मुकदमे को। तो हम अधिकार के साथ कह सकते हैं कि हम दलितों के साथ एक भाव रखते हैं कि इनको सामाजिक मुख्य धारा में लाना है। अगर हम इस बात को कहेंगे तो दलित हमसे जुड़ेगा, वो मानेगा इस बात को, क्योंकि हम सिर्फ ट्विटर पे नहीं, हम जमीन पर भी। लेकिन पिछले 2-3 चुनाव में तो उतना कोई बड़ा असर दिखा नहीं है, क्योंकि अभी भी जो दलित वोट बैंक है वो कांग्रेस के पीछे उतना मतलब बहुत बड़ी मात्रा में आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नरेश भाई, अगर आप किसी भी समय बात कर रहे होंगे तो जो सबसे ताजा तरीन जो डेटा है उसी पर तो जाएंगे जी। सबसे ताजा तरीन डेटा आपके पास कौन सा है? 2024 के लोकसभा चुनाव का है जी। लोकसभा चुनाव की क्या स्थिति रही? गठबंधन ने कितनी सीटें हासिल की? और क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि सवाल तो ये भी उठ रहा है कि गठबंधन और आप लोग सपा के साथ अलायंस में है, लेकिन ये जो काशीराम की जयंती है वो अलग अलग दिवस को मना रहे हैं, वो पीडीए दिवस के तौर पर मना रहे हैं, और आप उससे पहले कर रहे हैं। अब जब अलायंस में है तो साथ में क्यों नहीं हो रहा कार्यक्रम? मैं उसका भी जवाब दूंगा, लेकिन पहले अपनी बात पूरी कर लूं। 2024 में जिस तरीके की सीटें आई तो आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि दलितों ने एक बड़े बहुमत में हमें वोट दिया। इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो सामाजिक न्याय की पहल थी, जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी, जो सामाजिक न्याय की हम बात कर रहे थे, उससे प्रभावित होकर उससे आकर जुड़े दलित हमसे। ये पहले सवाल का जवाब। दूसरा जो आप सवाल कर रहे हैं, देखिए हम राजनीतिक दल है, कांग्रेस एक अलग राजनीतिक दल है और सपा एक अलग राजनीतिक दल है। हमारा एक वैचारिक गठबंधन है कि भारत में जिस तरीके के संविधान को बदलने की नियत के साथ भाजपा है, तो हम एकजुट होकर इस तानाशाही फोर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन हमने पार्टियों का विलय नहीं किया है।
हमारा अपना अलग कार्यक्रम चलता है, सपा का अपना अलग चलता है। हम एक वैचारिक गठबंधन है, तो चुनाव साथ लड़ रहे हैं। हम फिर कह रहे हैं हम पार्टी का विलय नहीं किया है, मेरे अपने कार्यक्रम, उनके अपने कार्यक्रम है। हम 403 विधानसभा सीटें हैं, हमारा संगठन सृजन के तहत 403 पे काम चल रहा है। आप कहेंगे साहब आप गठबंधन में, तो आप 403 पे क्या काम कर रहे हैं? अरे भाई मान लीजिए कि हम 150 सीटों पर लड़े, 250 सीटों पर लड़े, सपा 200-250 सीटों पर लड़ी, तो इसका मतलब थोड़ी कि बाकी 200-250 सीटों पर हम संगठन ही नहीं बनाएंगे, हम पार्टी खत्म कर देंगे। हम पार्टी खत्म नहीं करेंगे ना, अब पार्टी तो रहेगी हमारी ना, काम तो होगा। लेकिन एक तो सवाल जो अब तक पूछा जाता है, मैंने शुरुआत में भी कहा था कि जिस शख्स ने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस के विरोध से शुरू की हो, आज कांग्रेस उन्हीं की जयंती मना रही है। ये सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस को लेकर है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं इसको लोकतंत्र के मूल्यों के रूप में देखता हूं। अगर आप देखिए तो लोकतंत्र में कभी भी, आज की राजनीति को मत देखिए जो नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में स्थापित कर दी, इसको मत देखिए। भारत एक बड़ा, पहले दिन से बड़ा परिपक्व लोकतंत्र रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो अमेरिका को परिपक्व होने में लगभग 200 साल लगे। 1776 में आजाद हुआ वो, और अभी 1960 तक उनके क्या वो ब्लैक मूवमेंट और क्या क्या सब चलता रहा। एक उनके क्या सिविल वॉर भी हुई। लेकिन कुछ भारत की मिट्टी में है कि हम आजादी के पहले दिन से एक परिपक्व लोकतंत्र थे। लोकतंत्र का मतलब पक्ष और विपक्ष, लोकतंत्र का मतलब मतभेद, यानी मतों में भेद, हमारा मत आपका मत, मतों में भेद, मनभेद नहीं, मतों में भेद। तो हमेशा इसका स्वागत है कि साहब मतों में भेद हो सकता है, लेकिन हम अगर एक बड़े गोल के लिए एक साथ आना चाहते हैं तो कोई बुराई नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने तो इस देश में मनभेद स्थापित कर दिया है ना, कि आप विपक्ष के हैं तो आपके घर ईडी भी जाएगी, सीबीआई भी जाएगी, आपका घर भी गिरा देंगे और आपको बोलने नहीं देंगे। ये लोकतंत्र तो, ये लोकतंत्र तो कमजोर कर रहे हैं आप ना, ये लोकतांत्रिक मूल्य है ही नहीं है। हम और नरेश भाई, हम और आप यहाँ बैठे और अभी हम लोग खूब लड़ेंगे, खूब वैचारिक हमारे आपके बीच में अलग अलगाव होगा, लेकिन इसका मतलब थोड़ी दुश्मन थोड़ी है। तो काशीराम जी ने अपनी जब शुरुआत करी, उनको जो सब जो बेहतर राजनीति लगती थी उन्होंने की, लेकिन हम आज आपसे बहुत स्पष्ट भाव से करेंगे क्या उन्होंने समाज के लिए जो किया, क्या उसको खारिज किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। सामाजिक न्याय की जो पहल उन्होंने की, क्या उसे खारिज किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। और आज जब वो इस दुनिया में नहीं है, तो किसी भी लोकतांत्रिक मूल्य को मानने वाले आदमी को उनको सम्मानित करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उन्हें 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 श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए कि एक आदमी जमीन से चलकर कहां तक गया सामाजिक मूल्य की लड़ाई के लिए। आज काशीराम जी इस दुनिया में नहीं है, कोई मतभेद भी नहीं बचा, कोई मनभेद भी नहीं बचा, अब कुछ नहीं बचा, अब उनके काम बचे और हर आदमी को उनके कामों को सम्मानित करना चाहिए। और कांग्रेस हमेशा से एक लोकतांत्रिक दल रहा है जिसने कभी भी मनभेद नहीं माना, मतभेद माना। तो आप लोगों की किस तरीके की तैयारी है? क्या उत्तर प्रदेश में ही वो कार्यक्रम होगा या फिर देश भर में कार्यक्रम होगा? कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। कार्यक्रम, मैंने कहा नहीं कि कार्यक्रम हमारी शुरुआत कल से हो रही है, राहुल जी आ रहे हैं और सामाजिक परिवर्तन दिवस के रूप में हम मनाएंगे। काशीराम जी के तमाम जो सपने थे, जो उनके जो करना चाहते थे और इस देश के लिए, कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है, वो सक्षम है उन तमाम बातों को करने के लिए। तो हम उन पर चर्चा करेंगे और उसके बाद हम पूरे यूपी में, फिलहाल यूपी में जितने भी दलित मोहल्ले हैं, दलित कॉलोनियां हैं, दलित गांव हैं, वहां जाएंगे, उनके बीच में बैठकर चौपाल करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी समस्याएं पूछेंगे और बताएंगे कि इस देश में कांग्रेस इकलौती ऐसी पार्टी रही है जिसने संविधान बनाने से लेकर बाद तक, अगर आपके हित में कोई खड़ा रहा है तो कांग्रेस खड़ी रही है। हम उन्हें बताएंगे कांग्रेस क्या कर रही है, उनकी समस्याएं पूछेंगे और उसी से रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपने इन दलित भाइयों को और बेहतर जिंदगी दे सकते हैं। तो कब तक के कार्यक्रम चलेगा आप लोगों का? अभी कल से शुरू हो जाएगा, फिर अगले 30 जून तक का हमने अभी शेड्यूल बना लिया है और फिर 30 जून को हम लोग 1 जुलाई को बैठेंगे और इस बात पर समीक्षा करेंगे कि अभी और कितना दिन हमें काम करना है, मतलब कितना, किस तरीके से काम को और आगे बढ़ाना है। मतलब अगले 3 महीने का प्रोग्राम हम लोगों ने बना लिया। ये एक पिछले कई चुनाव में देखा कि जो दलित वोट बैंक है, खासतौर जाटो वोट बैंक है, वो बसपा के साथ लगभग 2007 के बाद या उसके आसपास के उसी के साथ लगे रहा। वो करीब 80-90% बसपा को जाता रहा। लेकिन जब बीएसपी और एसपी समाजवादी पार्टी का जब गठबंधन हुआ, तो समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि हमारा वोट तो कन्वर्ट होकर चलेगा बीएसपी के पास, लेकिन बीएसपी का वोट सपा को नहीं आया और आप सपा के साथ अलायंस में है। अब यूपी चुनाव में अगर आप लगातार दलितों की बात कर रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि मायावती उनके हक के लिए जमीन पर नहीं उतरती है, तो मान लीजिए अगर मायावती को वोट नहीं जाता है तो आप सपा के साथ हैं, कैसे वो आपको वोट करेंगे? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, इस वक्त सामाजिक न्याय का जो सबसे बड़ा चेहरा है पूरे भारत में वो राहुल गांधी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जो लड़ाई
बाबा साहब ने लड़ी, जो लड़ाई माननीय काशीराम ने लड़ी, आज की भारत में सबसे बड़ी वही लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और अगर दलितों को इस बात का भरोसा नहीं होता तो 24 में उत्तर प्रदेश में कहीं से भी 43 सीटें गठबंधन को न मिली होती, ये बात को आप भी मानते हैं। तो अगर सीटें मिली, दलितों ने वोट दिया, इसका मतलब उन्हें ट्रस्ट है राहुल गांधी जी के ऊपर, उनकी सामाजिक न्याय की मुहिम के ऊपर, उस जो वो एक लकीर खींच रहे हैं उस लकीर के ऊपर, और इस बात का भरोसा है उन्हें कि आज जो असमानता है और जो परेशानियां आई हैं, अगर इसको कोई व्यक्ति दूर कर सकता है तो राहुल गांधी दूर कर सकते हैं, और इसीलिए वो एकजुट होकर हमारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने तमाम बातें इस अपने पूरे प्रोग्राम को लेकर बताई। तो कल आप लोगों का प्रोग्राम होगा, उसके बाद 15 मार्च को बसपा भी प्रोग्राम करने वाली है और समाजवादी पार्टी भी पीडीए दिवस के तौर। बिल्कुल, आप कुछ कहना चाहते हैं? एक चीज और जोड़ना चाहता हूं कि 15 तारीख को पूरे प्रदेश में हम दलित बस्तियों में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाएंगे। वो पहला मतलब वहीं से शुरुआत कर देंगे, मतलब कल हम घोषित कर देंगे कार्यक्रम, और 15 तारीख को पूरे प्रदेश में सभी डिस्ट्रिक्ट में हम जो है निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाएंगे दलित बस्तियों में। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां देने के लिए। तो हमारे साथ थे मनीष हिंदवी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और उन्होंने कांग्रेस जिस तरीके से कल ही मान्यवर काशीराम की जयंती से पहले ये कार्यक्रम करने जा रही है उत्तर प्रदेश में, और देश भर के कई हिस्सों में कार्यक्रम होंगे, और उसके बाद 15 मार्च को देश भर में सपा और बसपा दोनों कार्यक्रम करेगी। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से ये कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि अभी तक तो कार्यक्रम की चर्चा हो रही है, लेकिन इसके बाद जब कार्यक्रम के दिन नजदीक आएंगे तो इस पर सियासत भी खूब उत्तर प्रदेश में होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है और चुनाव के बीच में सियासत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ 24 यूपी के साथ। तमाम खबरें हम आपको देते रहते हैं और तमाम वीडियोस देते रहते हैं, और 4 बजे यूपी टॉक शो पर भी लगातार हमसे आप जुड़ते हैं। हम लगातार राजनीतिक मुद्दों की बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हिंदवी जी आपका भी, और आपने तमाम जानकारियां दी।